नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह फिजिक्स की 5वीं क्लास है। 4 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लासेस ने देखी हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। किसी पिंड को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना, और किसी वैद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना होता है। किसी चालक की किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव करते हैं एक दूसरे का प्रतिकर्षण, एक दूसरे का आकर्षण। पहले एक दूसरे का आकर्षण, फिर प्रतिकर्षण, ना तो आकर्षण ना ही प्रतिकर्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है रिपील ईच अदर, एक दूसरे का प्रतिकर्षण। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं तथा दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। स्वतंत्र पूर्वक लटकने जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। चुंबक को तोड़ने पर प्रत्येक खंड पुनः नया चुंबक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा किरणें। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे व दीर्घ रेडियो तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिमोट सेंसिंग यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशंस। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? विद्युत तरंगों का, सोनार तरंगों का, गामा तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सुदूर संवेदन तकनीक में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन एक ऐसी उक्त विद्या है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। यह प्रक्रिया उपग्रहों के माध्यम से संपन्न होती है, यानी जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो धर्मिता के आविष्कारक कौन थे? इरीन क्यूरी, रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, हेनरी बैकरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हेनरी बैकरल, जो थे रेडियो एक्टिविटी के यानी रेडियो धर्मिता के आविष्कारक थे। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। रेडियो धर्मिता के आविष्कार हेनरी बैकरल है। रेडियो धर्मिता पदार्थों से विकिरण के सहज उत्सर्जन की परिघटना को रेडियो धर्मिता कहा जाता है। रेडियो धर्मिता मूल रूप में एक नाभिक परिघटना है जिसमें एक अस्थिर नाभिक एक क्षय से गुजरता है। रेडियो धर्मिता को रेडियो धर्मिका क्षय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोजिव। निम्न में से कौन एक विस्फोटक है? डीडीटी, ऑक्सीजन, टीएनटी, एमआरआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टीएनटी, जो है हमारा विस्फोटक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। टीएनटी एक प्रसिद्ध और उपयोगी विस्फोटक सामग्री है जिसका प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक उद्देश्यों और सैन्य उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा तीव्र विस्फोटक युद्ध के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिक के विखंडन पर, कृत्रिम
विलवहन पर, नाभिक संलयन पर, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन पर जो है हमारा हाइड्रोजन बम आधारित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिक के संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के परमाणु के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक की रचना करते हैं, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत है और असीम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का प्रदान कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द रेडियो एक्टिव मटेरियल डू नॉट एमिट विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन्स, गामा किरणें, प्रोटॉन्स, हीलियम केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रोटॉन्स। इसके बारे में जान लेते हैं। नाभिक जिन तत्वों के परमाणु में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों को उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता के दौरान प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता है। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टिव मटेरियल इज। सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला अर्धचालक पदार्थ है सेलेनियम, सिलिकॉन, टिन, लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन जो है मोस्ट यूज करने वाला सेमीकंडक्टर है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक उपयोग होने वाला अर्धचालक सिलिकॉन है। अर्धचालक वे पदार्थ है जिनमें सामान्य चालक और कुचालक दोनों गुण होते हैं। इसके उदाहरण है, इन्हें अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर या आई टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सेरेनकोव प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारे नाभिक संलयन से होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाली नाभिक संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन जो कि 71% तथा हीलियम 26% का बना है। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हीलियम नाभिक में होता रहता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ताप एवं प्रकाश ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? प्रोफेसर सतीश धवन, होमी जे भाभा, डॉक्टर के.एस. कृष्णा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा होमी जे भाभा जो थे भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा प्रसिद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्हीं की देखरेख में भारत का प्रथम एटॉमिक रिएक्टर पूर्ण हुआ और दूसरे का शुभारंभ हुआ। इन्हें जेनेवा में आयोजित एटम फॉर पीस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, समदाविक यानी आइसोबार्स, समव्यायवी यानी आइसोमर्स, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, समस्थानिक। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु का परमाणु भार न्यूट्रॉनों की संख्या समान, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, वे समभारी कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनका परमाणु सूत्र एक ही होता है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समयावयवी कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान तथा प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अल्फ्रेड नोबेल जिसने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की का नाम संबंधित है? डायनामाइट से, आरडीएक्स से, सुपरसोनिक हवाई जहाज से, रेडियो सक्रियता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डायनामाइट से। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडिश उद्योगपति थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1901 ईस्वी में से ही स्वर्गीय अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
इन पुरस्कार में प्रत्येक के तहत 1 करोड़ क्रोनर यानी स्वीडिश मुद्रा की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम 235 जो है बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यूरेनियम 235 प्राकृतिक यूरेनियम का समस्थानिक यानी आइसोटोप है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा 0.72% होती है। इसकी अर्ध आयु 703.8 मिलियन वर्ष होती है। ऑर्थर जेफरी डैम्स्टन ने 1935 में इसे खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, गैलीलियो ने, नील बोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आइंस्टीन ने जो है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध ऊर्जा सिद्धांत E=mc² द्वारा भौतिकी के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एकयान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, वायु में ध्वनि की गति से तीव्र वाले कण, ज्वाला कंपन की मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। एकयान प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाले कण हैं। इसकी खोज गेराल्ड फिनबर्ग ने की थी। अभी तक इसे किसी खोज या प्रयोग में नहीं देखा गया, अर्थात अब तक यह मात्र एक परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कलपक्कम के फास्ट फ्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? समृद्ध यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लूटोनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन प्लूटोनियम है। कलपक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून, इट इज बिकॉज चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। चंद्रमा पर विभिन्न गैसों के अणु परस्पर विकर्षण या दूर धकेलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल के अपेक्षाकृत कम है। इसके बारे में जान लेते हैं। किसी आकाशीय पिंड पर वायुमंडल का होना या नहीं होना दो बातों पर निर्भर करता है। एक उस पिंड का पलायन वेग, दूसरा पिंड की सतह का तापमान। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, अतः गैसों का पलायन वेग बहुत कम है। इसके कारण चंद्रमा की सतह पर गैसें विसरित हो जाती हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस वैज्ञानिक ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, मैक्स प्लांक ने, डाल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन। इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश न्यूटन द्वारा की गई, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन के सिद्धांत को बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता सिद्धांत का विकास किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों यानी स्टार्स को कहते हैं? सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स, बाइनरी स्टार्स, एस्टेरॉइड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन स्टार्स। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। किसी भी भारी तारे के सुपरनोवा घटना के बाद उसके गुरुत्वीय पतन के कारण निर्मित तारे न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। इनका आकार बहुत छोटा किंतु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गैलीलियो ने। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति ग्रह चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति सौरमंडल का वह सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है। इसका रंग जो है हमारा येलो यानी पीला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूटन ने। सुविख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था, गति के नियमों की खोज की थी, गणित के क्षेत्र में बाइनोमियल प्रमेय की खोज की तथा डिफरेंशियल एवं इंटीग्रल कैलकुलस का आविष्कार किया। कणिका का सिद्धांत भी इन्हीं ने प्रतिपादित किया था। चलिए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण है? पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, प्रत्यास्थता का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। ध्यातव्य है कि पृष्ठ तनाव अणुओं के संसर्जक बल के कारण होता है। संसर्जक बल यह एक पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। संसर्जक बलों के कारण ही किसी द्रव्य की बूंदें संपर्क में आते ही मिल जाती है और एक बड़ी बूंद बना लेती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए लास्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, शोर के मापन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन परत की मोटाई नापने में। इसके बारे में जान लेते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। नॉट से समुद्री चाल मापी जाती है, फैथम से समुद्री गहराई मापी जाती है, क्यूरी से रेडियो विखंडन क्षमता मापी जाती है। तो दोस्तों यह थे आज के 24 क्वेश्चन। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आने वाली समस्त क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।